Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our Yes, ma'am. previous topics, you can ask me. Ma'am, page number 10 का last paragraph. Okay. The policy of staying away from the alliances. Yes, ma'am. Okay. ये जो पॉलिसी थी इनकी नैम, उसके अंदर इनका ये मानना था कि भाई हम बाकी जितने भी अलायंसेस हैं, यानी कि जितने भी सुपर पावर्स हैं और उनकी जितने भी अलायंसेस हैं उनसे दूर रहेंगे। इसको आइसोलेशनिज्म से कंसिडर नहीं कर रहे थे, ना ही ये न्यूट्रलिटी से कंपेयर कर रहे थे। आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है पूरी तरह आइसोलेट कर लेना, अपने आप को कन्फाइन कर लेना कि ना हम इसके ना हम उसके, कोई मतलब ही नहीं है हमें लेने देना कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं। और न्यूट्रलिटी का मतलब यहाँ पे होता है, एक तरीके से ये बोला गया है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहना, ठीक है, कि हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आइसोलेशनिज्म में तो हम जान रखेंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, नॉलेज ही नहीं रखेंगे। और न्यूट्रलिटी में नॉलेज तो है लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज के साथ में इसको पॉलिसी को इस चीज से नहीं जोड़ा जा रहा था, ठीक है। साफ बोला गया है कि इसको इससे हमें कंपेयर नहीं करना था, इससे कंसिडर नहीं करना था। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हम आइसोलेशनिज्म से नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि दुनिया के कोई भी चीजें जो हो रही हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं। Isolationism sums up the foreign policy of the US from the American warfare of independence in 1787 up to the beginning of the First World War. अब इस चीज को जोड़ा गया है, फॉरेन पॉलिसी जो थी यूएस की, जो उनका अमेरिकन वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस को लेकर के 1787 के अंदर, और वहां से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इन लोगों ने एक तरीके से आइसोलेशनिज्म को अपना रखा था। In comparison, the non-aligned countries, including India, played an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability. और इसके बिल्कुल ऑपोजिटली इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया ने नैम जो अपनाया था उसके अंदर ऐसा नहीं था कि वो इन दोनों ही चीजों को प्रेफर कर रहा हो, कि आइसोलेट कर रहा हो अपने आप को या बिल्कुल न्यूट्रल रह रहा हो, बल्कि वो कोशिश करता था कि ये एक एक्टिव रोल प्ले करता था वो अपना, कि दोनों ही जो राइवल अलायंसेस हैं, दोनों ही जो सुपर पावर्स हैं यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच में किसी भी तरीके से बातचीत करके, समझाइश करके, इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन लाई जाए जहां पे सब शांति से और स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, शांति भी रहे और सब मामला जो है वो स्टेबल रहे, कोई लड़ाई नहीं हो, कोई वॉर नहीं हो। वो एक एक्टिव रोल कर रहा था, तो आइसोलेट भी नहीं कर रहा था वो अपने आप को वर्ल्डली अफेयर से, कि भाई वो पूरी तरह से उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि यूएसए क्या कर रहा है या यूएसएसआर क्या कर रहा है, और साथ में न्यूट्रल भी नहीं रह रहा है वो, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इनके बीच में समझाइश करने की, ठीक है। तो वो एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है नैम के अंदर कि इसको आप आइसोलेशनिज्म और साथ ही साथ जो न्यूट्रलिटी है उससे आप इसको जोड़ के नहीं देख सकते हो नैम की पॉलिसीज को। Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their alliances. अब इनकी जो ताकत थी वो यही थी कि भाई हमें यूनिटी के साथ में काम करना है, हमें इनकी जो दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, और इन सुपर पावर्स को साथ में इस तरीके से लेके आना है और उनके अलायंसेस को भी साथ में इस तरह लेकर के आना है कि शांति से दुनिया जो है वो सरवाइव कर सके। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, Thank you. वेलकम। एनीबडी एल्स? किसी और को कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. So yesterday we studied about this NAM and the challenge to the bipolarity, and today we have to start this new international economic order. The non-aligned countries were more than merely mediators during the Cold War. अब वही चीज यहाँ पे वापस से चल रही है। नॉन अलाइंड कंट्रीज उन कंट्रीज के लिए बोला जाता है जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ में जुड़ी हुई थी, जिनके बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि काफी सारे जो कंट्रीज हैं वो शुरुआत में तो 5 थी और उसके बाद में धीरे धीरे ये और बढ़ती गई और काफी ज्यादा कंट्रीज और स्टेट्स जो हैं वो जुड़ गई इसके साथ में। तो इनका मेन काम क्या था, ये बेसिकली सिर्फ मीडिएटर के तौर पे ही काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये मीडिएटर से भी ज्यादा बढ़ के काम कर रहे थे जब कोल्ड वॉर चल रहा था।
अब इनके सामने जो चैलेंज था वो ये था कि जितनी भी नॉन अलाइन कंट्रीज थी उनमें से मेजोरिटी में वो सब किस कैटेगरी के अंदर आती थी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसीज जो होते हैं उस कैटेगरी में आती थी, क्योंकि या तो वो आजाद हुई थी, अभी भी रिसेंट उनको आजादी मिली थी कॉलोनियल रूल से, डीकोलोनाइज हुई थी वो, तो वो उनका अपना अलग ही प्रोसीजर चल रहा था। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो ये लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते थे, और बाकी जो क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे तो इनके सामने खुद के भी अपने अलग अलग चैलेंजेस थे, इनको इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्टेबलाइज्ड करना था, और फिर साथ ही साथ जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं इनकी कंट्रीज के अंदर उनको भी इम्प्रूव करना था, लिफ्ट अप करना था, तो इनके अपने चैलेंजेस थे। उसके साथ में भी ये काफी चीजों को अंजाम दे रहे थे, प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। अब ये मीडिएटर के तौर पे जो काम कर रहे थे उसमें भी इनके कुछ खुद के पर्सनल मोटिव्स थे। कोई भी किसी की हेल्प जो है वो बिना मोटिव्स के नहीं करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगी, आपको मालूम पड़ेगा कि इनके खुद के पर्सनल मोटिव्स क्या थे और क्यों ये लोग इस तरह की चीजों के अंदर सुपर पावर्स के बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे समझाइश करने के लिए। The challenge for most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries, LDCs, was to be more developed economically and to lift their people out of poverty. वही चीज जो मैंने बोली, LDCs least developed countries के अंदर थे, economically आर्थिक रूप से भी इनको अपने आप को ऊपर उठाना था और अपने लोगों की गरीबों को भी हटाना था. Economic development was also vital for the independence of the new countries. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों जरूरी था, बेसिकली यहाँ पर ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये लोग अभी अभी आजाद हुए थे, और वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है नई कंट्रीज के लिए कि किस तरीके से वो अपने आप को आजाद करने के बाद में कैसे एक आर्थिक रूप से संपूर्ण तरीके से काम करें कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहे, ठीक है। तो वो जरूरी था, एक वाइटल इम्पोर्टेंट पॉइंट था। Without sustained development, a country could not be truly free. अब क्या था यहाँ पे, अगर सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपरली, अपनी चीजों पर पूरी तरह से निर्भर रहेंगे और अपने ही तरीके से प्रोडक्शन करेंगे और अपने ही कंजम्पशन में यूज करेंगे तो इनको ही फायदा होगा, तो वो चीज यहाँ पे देखी जा रही थी। तभी ये अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ हम पूरी तरह से आजाद हैं। अब जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया की काफी सारी चीजें जो थी वो उस समय में काफी खराब थी। आने वाले चैप्टर्स और हिस्ट्री के अंदर आपको पता पड़ेगा कि इंडिया की स्ट्रगल अलग अलग लेवल पे थी, उनके सामने भी अलग अलग तरह के चैलेंजेस आए थे। तो उन्होंने उस चीज को धीरे धीरे कोप अप करा, समझा, उसके सोल्यूशन निकाले और फिर उसके बाद में उसको अपनाया और फिर ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को करा, और आज जाकर के इंडिया जो है जहाँ पे वो आजादी जब मिली थी उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो ये चीज बाकी कंट्रीज के लिए भी उस समय देखी जा रही थी। It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers, from which political freedom had been achieved. अब अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते तो ये पूरी तरह से जो रिचर कंट्रीज हैं, जैसे कि कॉलोनियल पावर्स जिनसे उनको भी पॉलिटिकल आजादी मिली थी, अचीव करी थी इन्होंने, उसी पे ही डिपेंड रह जाते। इसीलिए भी इनको ये जरूरी था। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो originated with this realization. तभी इनको रियलाइजेशन हुआ है जो ये कि हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें लाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अपने आप को इस लायक, तभी इनके दिमाग में ये नया आइडिया आया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नियो, और वो इस रियलाइजेशन के बाद में ही चीज ये एस्टेब्लिश हुई। The United Nations Conference on Trade and Development brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policies for Development. अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड और डेवलपमेंट पे, उन्होंने भी एक नई रिपोर्ट तैयार करी 1972 के अंदर, और उन्होंने इस चीज का नाम दिया टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी नई पॉलिसी बनाई जाएगी व्यापार की जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग निकल के आ रहे हैं। द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इन्होंने प्रपोज किया था ट्रेडिंग सिस्टम को लेके ग्लोबल लेवल पर, वो हम देखते हैं। पहला है गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। पहला पॉइंट ये था कि जितनी भी
LDCs है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको नेचुरल रिसोर्सेज पर हक दो जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट किया है, बर्बाद करा है इनके नेचुरल रिसोर्सेज को, उन पे वापस हक इनको दो, ठीक है। Second point था obtain access to western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. दूसरा पॉइंट ये रखा गया था कि भाई जितने भी वेस्टर्न मार्केट्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के जो स्टैब्लिश्ड रिचर कंट्रीज हैं, उनके मार्केट तक LDCs कंट्रीज ने जो भी बनाया है उनको पहुंचाओ, प्रोडक्ट्स वहां पे उनको बेचने दो, जिससे उनको ट्रेड करके फायदा मिले, ये जितनी भी गरीब देश है उनको फायदा मिले। ये दूसरा पॉइंट इस रिपोर्ट के अंदर रखा गया था। तीसरा पॉइंट था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। अब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट लगती है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसको कम करो। एंड फोर्थ पॉइंट प्रोवाइड द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इनका रोल जो है गरीब देशों का, एलडीसीज का, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, इनका रोल ज्यादा बढ़ाओ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इनको ज्यादा एक तरीके से रोल प्ले करने दो, इनको ज्यादा चीजों मतलब इनको मौके दो, एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज इनको अच्छी से प्रोवाइड कराओ। तो ये था इनके 4 पॉइंट्स जो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ट्रेड और डेवलपमेंट में, उन्होंने जो रिपोर्ट रखी थी उसके अंदर नई पॉलिसी जो फ्रेम करी थी उसमें ये पॉइंट्स मेंशन किए गए थे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। अब जबकि ये यूएसए और यूएसएसआर में वैसे ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो यूएसए इतनी ज्यादा चीजें क्यों कर रहा है, क्या इसका मोटिव है, क्यों ये गरीब देशों को उठाना चाहता है, क्या इसके पर्सनल मोटिव्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। लेकिन क्या है, धीरे धीरे अब इसका आपको पता पड़ेगा क्या हो रहा था उस समय में। मैंने जैसे आपको चैप्टर की शुरुआत में भी बोला था, यूएसए अपनी तरफ करने की कोशिश करता था और यूएसएसआर जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश करता था। तो कहीं ना कहीं वही इसका मेन मोटिव था, ये इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए, लोग जो गरीब देश हैं उनको ज्यादा प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को एक्सप्लोर करने का, और उनके सामने अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे वो इस चीज को एक्सप्लोर कर पाए, अपने देश को फायदा पहुंचा पाए। जो पहले कॉलोनीज जो बनाई हुई थी ब्रिटिशर्स और इंपीरियल पावर्स के द्वारा, उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उससे अब ये लोग प्रॉपर्ली उठ पाए। तो वो इसलिए करा था क्योंकि आगे जाकर के जब लगता था, सपोज इंडिया का एग्जांपल ले लो, जब इंडिया को लगता था कि हाँ ये सही नहीं कर रहा है तो वो अपना झुकाव यूएसएसआर की तरफ करने लगता था। तो उसको अपनी उसमें करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज जो है दूसरी सुपर पावर बनाने लगता था, ठीक है, जिससे वो उसके उसमें आ जाए, क्योंकि उनकी तो वही चल रही थी चीज कि भाई ये हमारे साथ में आ जाए या हमारे साथ में आ जाए। हालांकि नैम के अंदर तो बेसिकली ये था कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज थी, ठीक है। ये नैम जो है ये बाद में एक प्रेशर ग्रुप की तरह बन गया था, इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। समझ में आया ये पॉइंट्स और ये पैराग्राफ? अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. Okay. Gradually, the nature of non-alignment changed to give greater importance to economic issues. धीरे धीरे ये जो नेचर था नॉन अलाइनमेंट का, ये धीरे धीरे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह उठने लगा था, इकोनॉमिक इश्यूज में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी इसको। In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. जब पहला समिट हुआ था नैम का 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर, तब ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी इकोनॉमिक इश्यूज को। By the mid 1970s, they had become the most important issues. 1970s तक आते आते ये most important issues की तरह देखे जाने लगे। As a result, NAM became an economic pressure group. इसी का कारण रहा कि NAM जो है वो एक important economic pressure group की तरह देखा जाने लगा। By the late 1980s, however, the NEO initiative had faded mainly because of the stiff opposition from the developed countries who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. अब 1970s, 1960s में पहला हुआ, वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी। 1970s में इम्पोर्टेंट इश्यूज की तरह देखा जाने लगा, और 1980s तक आते आते ये चीज जो थी नियो की, ये धीरे धीरे फेड अवे होने लगी, धूमिल होने लगी, धुंधली होने लगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑपोजिशन कर रही थी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो साथ में आ गई थी, और वो इन
नॉन अलाइन कंट्रीज के खिलाफ जो इनकी स्ट्रगल थी उनके खिलाफ वो ऑपोजिशन में आ गई थी, और नॉन अलाइन कंट्रीज जो थी वो अपनी यूनिटी बचाने में लगी हुई थी उस समय में, वो अपनी ऑपोजिशन, इतने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के खिलाफ अपनी यूनिटी मेंटेन कर रही थी। तो इस वजह से ये जो चीज यहाँ पे नियो जो मेंशन की गई थी, ये सारी पॉलिसीज और ये सब बनाया गया था, सब कुछ किया गया था इनके बेटरमेंट के लिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके फिर है इंडिया इन द कोल्ड वॉर। इंडिया जो है लीडर था नैम का, ठीक है। इंडिया रिस्पॉन्सिबल था कोल्ड वॉर में, जो भी चीजें हो रही थी उसके लिए भी एक तरीके से कि कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए भी था। इंडिया ने एक एक्टिव रोल प्ले किया था इस चीज के अंदर। वो दोनों अलायंसेस से दूर था, लेकिन उसने वॉइस उठाई थी, अपनी आवाज उठाई थी कि भाई ये जो नई डिकोलोनाइज कंट्रीज है उनको कैसे इन अलायंसेस का पार्ट बनने से थोड़ा सा सेव किया जाए एक तरीके से। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो नेगेटिव नहीं थी, ना ही वो अग्रेसिव थी, ना ही वो पैसिव थी। नेहरू जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लेकर के आए थे, ठीक है, जिसका मतलब ये नहीं था कि बस फ्लीइंग अवे कि उड़ जाओ, ठीक है, बल्कि इसका मतलब ये था कि फेवरली एक्टिवली अपना पार्टिसिपेट करो, वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरवीन करो, यानी इंटरफेयर करो, और देखो कि कहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है समझाइश करके, ठीक है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिली थी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, then you'll be able to understand it properly. As a leader of NAM, India's response to the ongoing Cold War was twofold. अब लीडर था नैम का, तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो दो तरीके से था। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस। पहले लेवल पे ये दोनों अलायंसेस से दूर था। Second, it raised its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. और दूसरा पॉइंट ये था कि ये अपनी आवाज उठा रहा था उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज के लिए जो अभी रिसेंटली डिकोलोनाइज हुई थी, जिनको आजादी मिली थी, कि वो इसका हिस्सा इन अलायंसेस का बने या नहीं बने, उनके लिए भी ये आवाज उठा रहा था इंडिया। इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो ना तो नेगेटिव थी, ना ही वो अग्रेसिव, ना ही वो पैसिव थी। As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of the fleeing away. अब क्योंकि नेहरू जी जो थे उन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि भाई नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें सब फ्लीइंग अवे कि हम बिल्कुल भाग जाएं, वो वाली चीज नहीं है। On the contrary, India was in favor of actively intervening in the world affairs to soften Cold War's rivalries. इसके oppositely, contrary, India जो है वो basically actively participate कर रहा था world affairs में। कोल्ड वॉर राइवलरीज जो थी, दुश्मनियां जो थी कोल्ड वॉर्स के अंदर, लोगों के अंदर, उनके बीच में वो इंटरफेयर कर रहा था कि भाई इनको थोड़ा कम किया जाए, इनकी दुश्मनियों को सॉफ्ट किया जाए। India tried to reduce differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a full-scale war. India कोशिश कर रहा था differences को कम करने की alliances के बीच में, और इनके जो differences थे उससे एक फुल स्केल वॉर जो है उसको भी एक्सकेलेट नहीं किया जाए, बढ़ावा नहीं मिले, वो भी ये काम कर रहा था। Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korea War and in the early 1950s. इंडिया जो है उनके डिप्लोमेट्स और लीडर्स जितने भी थे वो अक्सर बातचीत किया करते थे, मीडिएटर के तौर पर काम किया करते थे। कोल्ड वॉर जब चल रहा था, उनके जितने भी राइवल्स थे, जैसे कि कोरिया वॉर के अंदर जितने भी बातचीत होनी थी वो इन्होंने करी, या ये हुआ था अर्ली 1950s के अंदर। It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. और ये भी important है समझना कि किस तरीके से इंडिया जो है वो इन्वॉल्व कर रहा था बाकी जितने भी नॉन अलाइंड ग्रुप के मेंबर्स थे, उनको भी इस मिशन में इन्वॉल्व कर रहा था कि हमें समझाइश से ये चीज रोकनी है। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliances led by US and USSR. अब इस दौरान कोल्ड वॉर के दौरान ही इंडिया रिपीटेडली बार बार कोशिश कर रहा था उन रीजन्स को एक्टिवेट करने की कि वो भी, और उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्टिवेट करने की जो इन किसी भी अलायंसेस का हिस्सा नहीं थे, ना तो यूएसए ना ही यूएसएसआर। Nehru reposed great faith in genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening. नेहरू जो थे उन्होंने एक रिपोज करा, एक फेथ, उन्होंने विश्वास जगाने की कोशिश की उनकी कि एक जेन्युइन कॉमनवेल्थ जो है वो हो, सबकी भलाई हो,
फ्री तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, सारे नेशंस जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सारी चीजों को सॉफ्टन करने में, और इससे कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो जाएगा। इन दोनों तीनों पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप अभी पूछ सकते हैं। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, नॉन अलाइनमेंट जो है वो एक सजेशन नहीं था, एक नोबल इंटरनेशनल कॉज था, जिसमें काफी ज्यादा इंडिया का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंडिया इनको काम, मतलब इनकी चीजों को वो सॉर्ट आउट कर रहा था, तो उसके खुद के भी पर्सनल मोटिव्स थे, तो वही अब इसमें मेंशन किए गए हैं पॉइंट्स में। नॉन अलाइनमेंट वाज नॉट एज सम सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल कॉज व्हिच हैड लिटिल टू डू विद इंडियाज रियल इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल कॉज था और इंडिया के इंटरेस्ट इसमें नहीं थे। अ नॉन अलाइन पोस्चर आल्सो सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली इन एटलीस्ट टू वेज। अब इसके अंदर इंडिया के इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व थे वो दो तरीके से बताए गए हैं। पहला तो ये कि नॉन अलाइनमेंट जो था वो इंडिया को अलाउ कर रहा था कि वो इंटरनेशनल डिसीजन और स्टेंसेस ले सके, यानी उसके अपने आप को सुपर पावर्स और उसके एलाइज जो हैं उसके साथ में अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक बैलेंस बना सके एक सुपर पावर के साथ में, एक सुपर पावर का दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट में जाकर के वो बैलेंस बना सके। और अगर इंडिया को फील होता था कि भाई उसको किसी ने इग्नोर कर दिया है या उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कोई उसको सुपर पावर, तो वो अपना ध्यान जो है वो दूसरी तरफ, दूसरे सुपर पावर की तरफ लगाने लगता था, जिससे ये अलायंस सिस्टम जो है इंडिया को बुली नहीं कर पाता था। कोई सा भी सुपर पावर जो है वो उसको प्रेशराइज नहीं कर पाती थी और उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेती थी। ये उसके अपने पर्सनल मोटिव्स थे। First, non-alignment allowed India to take international decisions and stances that served its interest rather than the interest of the superpowers and their allies. पहला इंटरनेशनल डिसीजन और इंस्टेंसेस जो थे वो इंडिया के फेवर में ऐसे थे कि भाई वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, वो किसी सुपर पावर के फायदे या उसके अलाइज जो थे उसके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा था। Second, India was often able to balance one superpower against the other. इंडिया अक्सर बैलेंस बिठाने की कोशिश करता था एक सुपर पावर से दूसरे के अगेंस्ट में। If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. तो ये क्या करता था, ये दूसरी तरफ मुड़ने लगता था, यानी कि उसको ये दिखाने लगता था कि मैं तो उसकी तरफ ज्यादा सपोर्ट में हूँ। इस तरीके से neither alliance system could take India for granted or bullied. तो कोई सा भी सुपर पावर जो है या उसके अलायंसेस जो थे वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे और उसको बुली नहीं करते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. I'm going to send you a link for your next class.